तो 80 से 100 के बीच में चलाइएगा, 20+ माइलेज देके चली जाएगी गाड़ी। मतलब बहुत महंगी गाड़ियों में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो इस गाड़ी में मिल जाती है। नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और इस समय मेरे पास महिंद्रा XUV 3XO है और अब इसे एक ऐसी कीमत पर कंपनी ने लॉन्च किया है जहां पर उनको दुख हो सकता है जिन्होंने 300 पहले खरीदा था। 7.5 लाख रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है। मेरे साथ जो गाड़ी है ये इसका डीजल वेरिएंट है AX7L। आपको पेट्रोल मिलता है, जो लग्जरी वेरिएंट सारे आते हैं टॉप वेरिएंट वाले, वो आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलेंगे। ये डीजल का टॉप वेरिएंट है। तो इस गाड़ी को मैंने क्या किया है, नासिक से जब ये लॉन्च हुई वहां से उठाया और लगभग 1800 किलोमीटर तक चला चुका हूं। सारी परिस्थितियां इसमें ऐड हो चुकी हैं और अब आपसे साझा करने जा रहा हूं अपना वो एक्सपीरियंस जहां पर आप डिसीजन बना पाएंगे कि इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको ले चलते हैं एक अच्छे सफर पर जहां पर सब कुछ बात करेंगे सिर्फ महिंद्रा XUV 3XO के बारे में। XUV 3XO लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस किया है और डीजल के बारे में बहुत सारी चर्चा कर सकता हूं क्योंकि जो एक्सपीरियंस है एग्जैक्ट 1745 किलोमीटर जो मैंने किया था जब माइलेज टेस्ट से शुरू किया था वो, इसके अलावा मतलब ओवरऑल 1869 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को अब तक चलाया है। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी होता है ये बताने के लिए, अगर किसी गाड़ी के बारे आप रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो मैंने कवर किया है और उस हिसाब से जितने भी सिचुएशन होती है ड्राइविंग की वो भी मैंने कवर की है। मैं वो सब कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बात इसके रोड प्रेजेंस से। तो लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, जिस तरीके का इसका लुक्स दिया गया है तो यहाँ पर सनरूफ मिलता है। इस वजह से अगर आप 300 से कंपेयर करके देखेंगे तो अभी भी थोड़ी सी लग सकती है कि 300 को जो उसके बड़े करीब रहे हैं कि उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन 100% लुक चेंज हुआ है। और ये हेड टर्नर है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भैया ये कौन सी गाड़ी है। मुझे लगता है जिनको नहीं ज़्यादा पता था वो इसके बारे में ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, खास करके XUV 300 वाले वो जरूर रुक के पूछते हैं भैया। कई सारे लोगों पूछ रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसे देके 300 लिया था, उन्हें लगता है कि थोड़ा सा रुक गए होते तो ये वाली गाड़ी मिल जाती। वो सवाल करते हैं, क्यूरियस हैं लोग अच्छे वाले। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, बाहर से अच्छा दिखती है, फ्रंट में जो डिज़ाइन फॉलो किया है वो बहुत मज़ेदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं, रोशनी अच्छी देते हैं, इसका जिक्र आगे करूँगा। पीछे से एकदम लुक चेंज हो गया है जिसकी वजह से एकदम अपीलिंग लगती है। तो जब रात में जल रही होती है तो बहुत सारे लोगों की नज़रें इसलिए इस पर पड़ती हैं। बूट थोड़ा सा बढ़ा है, उसका फ़ायदा मैं यही बता तो बूट से ही शुरुआत कर देता हूं क्योंकि बूट सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस गाड़ी के बारे में। बहुत सारे लोग इस गाड़ी को ख़रीदने से इसलिए छोड़ देते थे, बच जाते थे कि उनको लगता था कि बूट में जगह नहीं है। परफॉर्मेंस की चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि आप जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं और मैनुअल चला रहे होते हैं, तो मैंने खूब चलाया क्योंकि दिल्ली NCR में भी मैंने इसे काफ़ी कुछ चला लिया। 300-400 किलोमीटर तो दिल्ली NCR में मैंने कर दिया है। तो जब नासिक से निकला था तो वाला जो सफ़र था वहाँ पे नासिक वाले रास्ते में, जब नासिक से इंदौर वाला जो हाईवे है वहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर बीच में दे रखे हैं कि वो दिल तोड़ देते हैं। मतलब कई बार आपको लगता है कि यार ऐसा भी कौन करता है कि हाईवे के बीच में बना दें स्पीड ब्रेकर, लेकिन वो बहुत सालों से मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मतलब जितने बार भी रोड ट्रिप किया है उस तरफ से मैंने देखा है कि वो पहले के जैसे अभी भी वहाँ पर कायम है। वो आपको मिलेंगे, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में ब्रेकिंग बाइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। आराम से अपना काम कर रही थी गाड़ी और जब उन स्पीड ब्रेकर पर सडनली निकल रही थी तो अच्छी बात ये थी कि जो ट्यूनिंग की गई सस्पेंशन की, मतलब इसकी राइड क्वालिटी है बहुत अच्छी है और आपको ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होगा। उसके लिए मैं 100% महिंद्रा की तारीफ करूंगा। और वहाँ पर केबिन इंसुलेशन भी आपका बना रहता है। केबिन इंसुलेशन कहाँ बना रहता है इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंजन से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा वीडियोज़ में बोल रहे हैं 3 सिलेंडर इंजन है, बोलेरो वाला इंजन है, डीजल। तो भैया अपने डाउट क्लियर कर लो। यहाँ पर 4 इंजेक्टर गिन लो, यहाँ पर दे रहा हूँ मैं ये शॉर्ट में इसलिए खोल दिया है पूरा उसका, आप उठा के देख लो। 4 यहाँ पर आपको इंजेक्टर मिलते हैं। तो ये 4 सिलेंडर वाला डीजल इंजन है जो कि 115 bhp का पावर आउटपुट या 117 PS का बोल सकते हैं, 300 Nm का टॉर्क देता है। और ये डीजल इंजन परफेक्ट है आपके लिए। अगर आप सेगमेंट में उठाकर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ उठा रहे होंगे, प्राइस आपके लिए मैटर करता है, तो मुझे लगता है 100% ये गाड़ी फिलहाल तो आपको पसंद आने वाली है अगर महिंद्रा ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ाती है तो, क्योंकि महिंद्रा बाद में कीमत 100% इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं। इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया डीजल इंजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब नासिक से उस रास्ते पर था तो एक तो मैंने ओवरटेकिंग
क्योंकि बीच में जब ट्रक चल रहे हैं, मैं देखा 3 ट्रक के बीच में जब आप अपनी दुनिया तलाश रहे होते हैं कि कहाँ से निकलें, अब कहाँ जाएं, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देके रखेगी। और मेरे लिए रखा इसने, थोड़ी सी जगह बची, वहाँ पर मैंने अपना स्पीड बढ़ाया और आगे निकल गया। तो ओवरटेकिंग में बीच में अटकाती नहीं है। हाँ, घाट सेक्शन पे कई बार क्या हुआ कि जहाँ पर अगर आप मैनुअल बहुत दिन बाद चला रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ है, ट्यूनिंग नहीं बिठा पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी बंद होगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बीच बीच में बंद हो जाती है, तो चढ़ते वक्त मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैंने देखा कि भैया वो अगर आप एक बार एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर तो स्टीयरिंग का एक चीज़ और अच्छा आता है, रील भी बनाया था उस पर, आपने देखा होगा, जहाँ पे घुमाओ जिस डायरेक्शन में इसका टायर होगा वो बता देता है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपको भैया आपकी नज़रों में पूरे टाइम में बसी है। लेकिन जब आप कहीं पर हाई स्पीड पर कॉर्निंग कर रहे होते हैं और गाड़ी चिपक के निकल जाती है, भाई सच बता रहा हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब ये लाखों, मतलब बहुत महंगी गाड़ियों में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो इस गाड़ी में मिल जाती है। तो राइड क्वालिटी से कोई भी बंदा इस गाड़ी से शिकायत नहीं करेगा। माइलेज का भी जिक्र करूँगा, माइलेज का एक कंप्लीट वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन अब जो माइलेज आपको बताऊँगा वो 1800 किलोमीटर वाला होगा। तो थोड़ा सा और एक प्रैक्टिकल कंडीशन में चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, आप उसे और कैलकुलेट कर पाओगे कि क्या इस चीज़ में इस गाड़ी में मिलता है, क्यों आपको इसके तरफ बढ़ना चाहिए। तो माइलेज शुरू कर दिया था मैंने, पूरा टैंक फुल करवा दिया था। नासिक से कितने टैंक लगे हैं दिल्ली तक, इसका जिक्र किया जाएगा। इसके बाद में कितना और भरवाया है उसका भी जिक्र करूँगा। तो भैया परफॉर्मेंस में ये कहीं से आपको धोखा नहीं देगी, चाहे आप हाई स्पीड कॉर्निंग से निकल रहे हो, हाईवे पर स्ट्रेट जा रहे हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक चीज़ और देखा, 120 की रफ्तार पर इस गाड़ी को मैंने करीबन 300 प्लस 170 और हाँ इतना चला है, मतलब 300 किलोमीटर प्लस 170, इतना किलोमीटर 120 की रफ्तार जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मिलती है वो मैंने इससे फॉलो किया है। तो ये वाला रफ्तार इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसका भी जिक्र यहाँ पर मैंने कर दिया है। और इस रफ्तार पर यहीं पर बोल देता हूँ कि इन एक्सप्रेसवे पर जब आप होते हैं, बढ़िया से बना हुआ है, आपको बताऊँ केबिन इंसुलेशन बना रहता है। लगता है 120 की रफ्तार पर भी लग रहा था थोड़ी सी और स्पीड दे दो इसे, तो इसमें वो ऊर्जा है, वो कॉन्फिडेंस है जो इसे उस तरफ लेके जाती है जहाँ पर आपको सिर्फ आनंद आता है कि भैया चलो और जीते हैं इस गाड़ी के साथ। बात चाहे हाईवे परफॉर्मेंस की हो या सिटी में क्योंकि हमने बहुत कुछ सिटी एक्सपीरियंस किया और कुछ सिंगल रास्ते का जिक्र जरूरी है इसमें। सिंगल रास्ते पर क्या होता है कि अच्छी चीज़ें लगी कि जब कोई गाड़ी, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है, आपके सामने भी कोई गाड़ी है, उसे ओवरटेक करना है, वहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस बना रहे तो मुझे लगा कि पिकअप वगैरह अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा आपको टर्बो लैग महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है वहाँ पर इस लेवल पर कोई नहीं जाता है, इस लेवल पर उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए और वहाँ पर ही अपना काम घर जाती है। हर गियर में जिसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और सारे गियर में ये गाड़ी आपको परफेक्ट लगने वाली है। और शिफ्टिंग, अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं तो बार बार शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है, तो मैनुअल होने के बावजूद भी आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। मैंने बहुत सारे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में देखा, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर जब मैं कोटा से निकल रहा था, कोटा में काफ़ी ट्रैफिक मिला था। कोटा का जिक्र किया तो बता दो, कोटा बहुत ही खूबसूरत है, इतना अच्छा लग रहा था रात में, मतलब रोशनी से नहाया हुआ जैसे लग रहा था हमारे यहाँ दिवाली में जब सस्ते हैं शहर ना, उस तरीके का। मतलब कोटा देखा, मुझे मज़ा आ गया। तो जो कोटा वाले देख रहे हैं इस वीडियो को वो जरूर कमेंट करें, मैं जानना चाहता हूँ, रिकग्नाइज करें देखा भी है, क्योंकि हमने कोटा को एक्सपीरियंस किया, रुके नहीं वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से रात में जो चीज़ें नज़र आई, जिस तरह की रोशनी बिखरी हुई थी, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया की बिजली उठा के कोटा में डाल दी गई है कि भैया अपने शहर को जगमग कर लो। और वो अपनी जगमगाहट से सबको पसंद आएगा 100%। ये शहर शायद इसकी अपनी यही खूबसूरती है, लोग अपना करियर बनाने जाते हैं, चीज़ें करने जाते हैं, तो कोटा के बारे में थोड़ा सा मैंने बोल दिया यहाँ पे। और अब इस गाड़ी की अगर लाइट की बात करें तो रात में हमने काफ़ी कुछ चलाया। रात में कितना चलाया, रात में दिन में हमने जितना चलाया उससे ज़्यादा रात में चलाया इस गाड़ी को। 700-750 किलोमीटर के आसपास रात में ये गाड़ी पूरी ड्राइव हुई है। हेडलैम्प की अगर बात करें तो ये जो रोशनी है वो 100% आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि दूर तक रोशनी जाती है और जब देखोगे आप तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आपको कहीं रोशनी की शिकायत नहीं होने वाली है। गुपचुप अंधेरे से जब निकल रहे होगे तो पूरी जगमग होती है सड़कें, आपको छोटे छोटे गड्ढे बता देती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अंदर केबिन में भी जो लाइट दी गई हो बहुत लाजवाब है, खास करके जो ग्लव बॉक्स में लाइट है वो मज़ेदार है, बहुत अच्छे से अपना काम करती है। मतलब इतनी जगमग लगता है कि जैसे कोई बड़ा बल्ब लगा दिया गया हो, और केबिन की लाइट ऑन करोगे लगेगा जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी में आप बैठ गए हो, तो अंदर भी लाइट का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो रोशनी के लिहाज से ये गाड़ी परफेक्ट है, मतलब कहीं से भी आपको दुख नहीं देगी, आप सिर्फ सुखी रहने वाले हो। टायर अच्छे हैं, जो साइज़ है 17 इंच का इसमें टायर जो ऑफर करती है कंपनी,
बहुत अच्छे से अपना काम करता है। खास करके ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी परफेक्ट लगता है। थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं उसको आराम से पार कर जाती है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है इस गाड़ी को। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ऑफ रोडर है, नॉर्मल तरीके से उसका सामना ये कर सकती है। अगर एसी वगैरह की बात करें तो एसी की कूलिंग बहुत अच्छी रहती है। जो एसी वेंट की पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छे से दी गई है, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया आपके रीच में रहता है, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। स्टीयरिंग पर आपको बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको पता चलता है ट्रिप ए ट्रिप बी कितनी गाड़ी और जाएगी, कितनी और डिस्टेंस कवर कर सकती है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखता रहता है। डैशबोर्ड बहुत ही प्रीमियम है, यहाँ पर आपको एकदम सॉफ्ट टच मिलता है जो कि प्रीमियम गाड़ियों में मिलता है। ये वाली सीट बहुत अच्छी है, बस एक ही चीज़ मिस करोगे वो है वेंटिलेटेड सीट। ये वाला स्काई रूफ हटा के अगर वेंटिलेटेड सीट दे देते ना तो मैं महिंद्रा को भारत रत्न के लिए भेज देता कि भैया इस कंपनी को ना भारत रत्न दे दिया जाए। सच बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत है वेंटिलेटेड सीट की। जो गर्मियाँ हैं ना, जिस तरीके का फीचर्स बहुत सारी गाड़ियों में मिल जाते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि इस स्काई रूफ की ज़रूरत सिर्फ वहीं पे पड़ती है जहां बच्चे पापा के पीछे मम्मी के पीछे लग जाते हैं। गाड़ी वही लेना है जिसमें आपको सनरूफ मिले, क्योंकि ये बच्चों के रिकमेंडेशन पे बिक रही गाड़ियाँ। मुझे लगता है इसी बात को कंपनियां भी ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। जबकि इसके बजाय अगर इस वेरिएंट में बिना सनरूफ वाली कोई गाड़ी होती, मैं 100% आपको रिकमेंड करता कि कुछ पैसे बचा लो, ये वाली गाड़ी खरीद लो। अब इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, कितनी भी आप लगा दो इसमें लेयर, ये गर्मी वाला बाहर वाला रोक नहीं सकती है। अच्छी बात है कि एसी की कूलिंग अच्छी है, तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। और अगर बात करेंगे यहाँ पर बैठ के, जैसे अगर मेरी हाइट है, आपकी 6+ है आपकी हाइट, और आप चला रहे हैं तो बोनट आपकी नज़रों में बसा रहता है, आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट को पैसेंजर भी आराम से बैठा रहता है। सामान रखने की छोटी छोटी जगहें बहुत सारी मिलती हैं, तो वहाँ पर आपको कोई इस गाड़ी से कंप्लेन नहीं होने वाला है। ओवरऑल अगर पूछेंगे तो एक पूरी संपूर्ण एसयूवी की तरह आपको एक्सपीरियंस करवा देती है। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर आप मिस करेंगे जो इसका EX7 में मिलता है ट्रांसपेरेंट बोनट वगैरह, वो यहाँ पर सिस्टम नहीं मिलता है। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें मिसिंग मिलने वाले हैं। एडास का फीचर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मुझे एडास से ज़्यादा ज़रूरी जो गाड़ी में एक्सपीरियंस करना था वो मैंने कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के जिस तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया है, 100% इस सेगमेंट में एक जो लोगों के खरीदार, जो बायर्स होते हैं, जो उनको चॉइस होती है फीचर्स की, जिन चीज़ों की, जिस कंफर्ट की, तो वहाँ पर कई सारी मामले में फिट बैठ जाती है। इसे कंफर्ट कोई भी और मैच नहीं करवा पाएगा इस गाड़ी के। अगर कंफर्ट की बात करेंगे, परफॉर्मेंस कोई नहीं मैच करवा पाएगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, माइलेज का जिक्र अभी किया ही नहीं मैंने, तो माइलेज बता दूँ, 113 लीटर मैंने खर्च किया है इतने मीटर के लिए। आप कैलकुलेट करिएगा, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। तो 113 लीटर डीजल टोटल मैंने डलवाया इस गाड़ी में 1879 किलोमीटर के लिए। तो ये आप अपने आप कैलकुलेट करिएगा। एवरेज स्पीड 57 kmph के आसपास हो गई। जब मैंने 13 घंटे लगातार चलाया था तो वहाँ पर एवरेज स्पीड बनी थी 75-76 के आसपास थी। लेकिन ये जब सिटी में चलाया तो एवरेज स्पीड थोड़ी डाउन आ गई। उस हिसाब से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एवरेज के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, जैसा चलाओगे वैसा मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। और जब मैं इसे आराम से चलाता, 80 से 100 के बीच में चलाइएगा, 20+ माइलेज देके चली जाएगी गाड़ी। और मेरे शब्द को लिख लीजिएगा, मुझे पक्का पता है अगर कोई XUV 300 चला रहा है तो इस बात को वेरीफाई भी कर सकता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। केबिन इंसुलेशन पूरे टाइम इस गाड़ी का बना रहता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो भैया जो मैंने एक्सपीरियंस किया था इस गाड़ी से वो आपसे साझा किया है, और मुझे हर कंडीशन के हिसाब से गाड़ी परफेक्ट लगी। मुझे लगता है बस कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए था महिंद्रा को। जैसे उन्होंने बोला कि लाइसेंस बाद में आएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बाद में आएगा, इन सब चीज़ों को करके देना चाहिए। बेशक 1 महीना और ले लो, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि महिंद्रा को ध्यान रखना चाहिए था। और यहाँ पर फीचर स्काई रूफ की जगह अगर यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट देते, मुझे 100% पता है ज़्यादा लोग इनको और अप्रिशिएट करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना चाहिए था महिंद्रा को। लेकिन जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण उन्होंने दिखाया है, जो इस गाड़ी में फीचर्स दिए हैं, जो चीज़ें और आई हैं, वो काबिल तारीफ़ है। चलाने में मुझे बहुत अच्छी लगी। इस सेगमेंट में अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा ज़रूरत तो अपनी देखो साथ में। अगर आपको बहुत कुछ चाहिए तो इस तरफ आप आ सकते हो, और मुझे लगता है कीमत के हिसाब से फ़िलहाल ज़्यादा जस्टिफाइड है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और इस गाड़ी के साथ में उन शहरों का नाम ले लेता हूँ चलते चलते, जो मैंने कवर किया है। तो धुले आया था नासिक के बाद, नासिक से जब निकले तो धुले आया था, और इसके बाद में हम पहुँचे थे इंदौर से, लेकिन बाहर से ही कट हो गए थे, ज़्यादातर हाईवे ही रहा था। फिर हम रतलाम पहुँचे, रतलाम से हमने लिया कोटा,
और कोटा से होते हुए इंदरगढ़ कोई जगह आई थी, वो रास्ते में पड़ा था, और बड़े शहर कोई और नहीं आया, सिर्फ एक्सप्रेसवे आया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे आया, और इसके बाद में हमने कनेक्ट कर लिया फरीदाबाद होते हुए दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी, बहुत मज़ा आया चलाने में गाड़ी को, और ये सारा एक्सपीरियंस मैंने आपसे साझा किया। तो कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। कोई चीज़ यहाँ पर अगर छूट गई है तो सवाल करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आप तक जरूर पहुँचेगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है amit.dwivedi।